वेलकम माय डियर स्टूडेंट, जीएम मैथ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए मैं आज लेकर के आया हूं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का बीएससी 2 का बीएससी सेकेंड ईयर का लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें आप देख रहे हैं कि मैंने लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन 2019 का सॉल्व कराने जा रहे हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे सेक्शन ए से मैं शुरू कर रहा हूं, मतलब शॉर्ट आंसर से। मैं सारा सीरियल वाइज दूंगा आपको सोल्यूशन। हो सकता है जो डिफिनीशन हो मैं इसको स्किप करूं, क्योंकि वो आपको किसी भी बुक से इजीली मिल सकता है। अगर नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका भी सोल्यूशन आपको दूंगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है कि सो डैट दिस सेट 1 2 1 2 1 0 1 -1 2 फॉर्म अ बेसिस फॉर B3 और F। तो बेसिस बनाने के लिए जनरली क्या कंडीशंस होती है? जैसा कि आप जानते हैं, पहला तो कंडीशन होता है कि जो भी वेक्टर्स हो सेट के वो क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है? लीनियरली इंडिपेंडेंट में मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हम बनाएं 3 स्केलर कंसीडर करके इन वेक्टरों के साथ, और इन वेक्टरों को जब हम सॉल्व करेंगे, अभी हम सॉल्व कराने जा रहे हैं, तो वो क्या देने चाहिए? अगर सारे वेक्टर्स ABC 0 के इक्वल होंगे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे। एक तरफ से हम कह सकते हैं कि जो बेसिस वेक्टर वही बनाते हैं। नेसेसरी कंडीशन है किसी भी सेट को बेसिस बनाने के लिए कि वो जो वेक्टर्स हों वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। और उसके अलावा भी हम जानते हैं कि दूसरा कंडीशन बेसिस के लिए क्या होता है कि सेट क्या बना दे, जनरेट कर दे V को, मतलब उस सेट के द्वारा क्या हमें जनरेट हो जाए, वेक्टर स्पेस जो हमारा ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल वेक्टर स्पेस तो V3 नाम दिया हुआ है, कोई भी वेक्टर हो सकता है वो उसके हिसाब से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 3 स्केलर ABC कंसीडर करके लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं। तो क्या हो जाएगा, A टाइम्स ऑफ B1 1, 2, 1 B 2 1 0 C 1 -1 2 किसके इक्वल होगा? दिस इज इक्वल टू 0 के। अब अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो आप क्या करेंगे, A को इस वेक्टर के यहाँ तीनों की जगह प्रोडक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? A 2A 2B B 0 C -C 2C इक्वल टू 0। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये जो फर्स्ट पोजीशन है उनको मैं एक साथ कर सकता हूँ विथ कॉमा के साथ। वो एक नया वेक्टर फॉर्म करेंगे, मतलब एक न्यू अरेंजमेंट है। A कामा A, बीच में क्या है, प्लस है, तो A + 2B प्लस। अब ये थोड़ा सा एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो 0 मैंने लिखा है ये बोल्ड 0 है। 0 मतलब 0 वेक्टर्स, मतलब जो भी डायमेंशन होगा, अगर 3 डायमेंशन का है तो क्या होंगे उसके 0 0 0, इस तरह हम लिख सकते हैं। आगे देखिए क्या होगा, A + 2B + C, दूसरा हो जाएगा 2A + B -C, और तीसरा क्या हो जाएगा, A + 0 + 2C, और किसके बराबर था, 0 वेक्टर। और मैं 0 वेक्टर को लिख सकता हूँ 0 0 0। मतलब आप समझ चुके हैं अब अगले स्टेप में क्या करने वाले। अगले स्टेप में मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ, और A + 2B + C 0 के इक्वल, 2A + B -C = 0, और A + 0 + 2C = 0। तो चलिए इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं। आई होप इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो जैसा कि देख रहे हैं क्लीन हो चुका है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं देखिए ध्यान से। A + 2B + C = 0, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट से इक्वेट करेंगे, मींस A हमारा इक्वेशन बनेगा A + 2B + C = 0, 2A + B - C = 0, 2A + B - C = 0, A + 0B and +2C = what? 0। ये 3 इक्वेशन बन गए। अगर इनको हम किसी भी मेथड से, चाहे इन दोनों को आप लेकर के सॉल्व करके इन दोनों से A की वैल्यू या B की वैल्यू, C की वैल्यू किसी की निकाल करके, मतलब एक से A की वैल्यू निकाल के B और C के टर्म में दोनों को रख दे, तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। या दूसरा तरीका, आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे 12th लेवल पे, क्रॉस सेक्शन फार्मूला। तो कैसे करते हैं देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फार्मूला। ए को हम क्या करेंगे, हाइड करेंगे, तो उससे पहले क्या करते हैं, A - B C ऑफ दिस। ओके,
तो ए को अगर हम हाइड कर रहे हैं, तो ए को हाइड कर रहे हैं, कोई भी दो इक्वेशन लेंगे हम इस समय, ये फर्स्ट दो इक्वेशन ले रहे हैं, तीसरा वाला भी हम नहीं ले रहे हैं, ये थर्ड नेम है, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम मैं रख दे रहा हूँ थर्ड। तो फर्स्ट ए को जब हम हाइड करेंगे तो 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -2, फिर माइनस आता है, और बी का करेंगे 1 इंटू 1 दैट इज 1। फिर इसके बाद बी के नीचे वाले को, बी को हाइड करते हैं, 1 इंटू -c -1 माइनस, फिर क्या हो जाएगा, बी को हाइड करने -2, फिर सी को जब हम हाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 -4, तो दैट इज a बाई -3। देखिए माइनस से नीचे माइनस कैंसिल करेंगे तो b बाई 3 हो जाएगा और c बाई -3। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं या -3 से ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर में, तो नीचे क्या बचेगा, a बाई 1, b बाई -1 और c बाई +1। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई -3, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ किया है -3, क्योंकि इक्वेशन पे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये देखिए, इसके इक्वल k मैंने मान लिया से, तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू k, b इक्वल टू -k और c इक्वल टू +k, जैसा कि आप देख रहे होंगे। क्लियर है। अब हमें इस इक्वेशन में जो abc की वैल्यू मिली वो थर्ड वाले में ले जाके रखना है, LHS RHS को एक साथ लेकर के चलना है। और ध्यान दीजिएगा, अगर मेरा ये जो k है, k अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ABC 0 हो जाएगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, ABC 0 होने पे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि ऑल स्केलर 0 होते हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो चलिए रखते हैं, पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर थर्ड, आप सब नोट कर लीजिएगा। तो a इक्वल टू k रखेंगे तो k, b तो है नहीं, c रखेंगे, c की वैल्यू क्या हो गई 2k इज इक्वल टू 0, मीन्स 3k इक्वल टू 0। लेकिन आप जानते हैं 3 तो 0 के इक्वल होगा नहीं, तो कौन होगा, स्केलर 0 के बराबर होगा। ऐसे रिलेशन को पकड़िए आप, 3 इंटू के इक्वल टू 0, अगर 3 0 नहीं हो सकता तो कौन होगा, वो वेरिएबल 0 होगा। तो वेरिएबल 0 होने की वजह से सारा हमारा यहां से हमें क्या मिल गया है, ऑल a b c क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया। जब ऑल स्केलर 0 होते हैं, बाय डेफिनेशन ऑल स्केलर 0, देन जो हमारे वेक्टर्स थे सेट बी, मान लें अगर मैं उसको v1 v2 v3 क्या हो गए, जो वेक्टर्स थे हमारे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो, होपफुली। मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूँ, आप क्या करिए, पॉज करके इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डायमेंशन, अब आगे बढ़ते हैं, हमने यहाँ क्लीन कर दिया है। तो जो हमारा सेट B होगा, मीन्स मैंने जो वेक्टर सेट मान लिया, जो गिवन सेट है वो B इक्वल टू v1 v2 v3 जो हमारे वेक्टर्स दिए हुए हैं, वो क्या होगा, इज द सबसेट होगा, इज द सबसेट ऑफ v3 ओवर f। ओके, एंड डायमेंशन, अगर हम डायमेंशन v3 ओवर f की बात करें तो कितना होगा, 3 होगा। तो हम कह सकते हैं कि डायमेंशन v3 ओवर f में 3 है। जो हमने वेक्टर्स लेकर के चले जिस सेट के, वो भी 3 वेक्टर क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो क्या फॉर्म करेंगे, बेसिस फॉर्म करेंगे, दस बी फॉर्म बेसिस। कंफ्यूज मत होइएगा, बी क्या है, जो आपको सेट दिया हुआ है शो करना था, बेसिस फॉर्म करेगा, मैंने उसको बी मान लिया है, उसके वेक्टर्स को v1 v2 v3। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आ रहा हो। मैं एक बात आप सबको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अनसॉल्व्ड के क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर है, जो भी आपके जितने भी अनसॉल्व्ड के प्रॉब्लम है, अगर आप उनको सॉल्व कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई लड़का दिन भर मतलब पूरे सेशन ना पढ़ाई किया हो, पूरे सेशन लापरवाही किया हो, लेकिन वो केवल 5 साल का पेपर अच्छी तरह पढ़ करके उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेता है, तो अपने किसी भी एग्जामिनेशन में, यूनिवर्सिटी के किसी भी एग्जामिनेशन में, मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि वो अपने सब्जेक्ट में 70 से 80 नंबर मार्क्स, 80% मार्क्स वो जरूर गेन कर सकता है। इसलिए मैं सजेशन दूंगा कि आप जरूर कोशिश करें कि क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, उससे आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज करता है और साथ साथ आपको
ये मोटिवेशन मिल जाता है कि मैं उन क्वेश्चनों को टेकल कर रहा हूँ जो मेरे लिए एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखते होंगे कई बार रिवाइज भी कर देता है क्वेश्चन, क्योंकि यूनिवर्सिटी में क्या होता है, मैक्सिमम जो टीचर्स होते हैं वो भले क्वेश्चन को बदलते जाएं लेकिन मेथड सेम होते हैं। जैसे यही वेक्टर्स बी हो, इसी को चेंज कर देंगे, वो वेक्टर्स बदल देंगे, लेकिन और हो सकता है वो वेक्टर लिनियरली इंडिपेंडेंट न हो, एबीसी न हो, तो बेसिस ना फॉर्म करे, तब वहाँ क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकता है चेक कि द गिवन सेट इज फॉर्म द बेसिस आर नॉट। क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा सकता है। अगर आपके पास थोड़ा सा बेसिक्स नॉलेज है कि लिनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्या कंडीशन है, हम कैसे लेके दिखाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा तो आप जरूर कर सकते हैं। मैं सजेशन दूंगा कि आप सब एक क्या करिए, कॉपी लेकर के इन सभी सॉल्यूशंस को सीरियल वाइज नोट करिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और एग्जाम के समय पर मैं तो सजेशन दूंगा कि आप मेथड बुक से पढ़िए और 5 साल के पेपरों को सॉल्व कर लीजिए, इतने से आपका बेस्ट से बेस्ट अचीवमेंट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th मुझे दिख रहा है डिफिनीशंस हैं। क्वेश्चन स्पेस क्या होते हैं, नल स्पेस क्या होते हैं, रैंक क्या होता है, नलिटी क्या होता है, ये मुझे लगता है कि आपको बुकों से मिल जाएगा। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं पूरे सेशन तो आप इजीली अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर ना मिले तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको डिफिनीशन दे सकता हूँ मैं। लेकिन एक सजेशन दूंगा, जब भी आप किसी चीज़ की डिफिनीशन लिखें तो एक एग्जांपल जरूर लिखें, और बहुत बड़ा डिफिनीशन मत लिखा करें। किसी भी 2 नंबर के क्वेश्चन में या किसी भी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा मैं देखा हूँ लड़के जो हैं, मैं खुद अपने जीवन में ड्यूटी करते दौरान देखा कि लड़के शुरुआत करते हैं तो शॉर्ट आंसर में बहुत लंबा लंबा आंसर देते हैं। बहुत लिमिटेड दीजिए, जितना ज़रूरत है उतना पूछिए। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है तो अपना नाम बताइए, ना कि अपने पूरी फैमिली की बैकग्राउंड सुनाना शुरू करिए। उसी तरह मैं सजेशन दूंगा कि आप जितना ज़रूरत हो उतना ही जवाब देंगे तो आप अच्छा नंबर गेन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख रहे होंगे मैं 6 नंबर पे आ गया हूँ। मैंने नलिटी स्पेस, रैंक स्पेस, ये सब के डिफिनीशंस को छोड़ दिया है, वो आप कर सकते हैं। अगर ना आ रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको जरूर दे दूंगा उसका आंसर। तो प्रूव दैट बीटा इज इक्वल टू 1/√3 एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें आप देख रहे होंगे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। उस मैट्रिक्स में हमें ये दिखाना है कि ये यूनिटरी होता है। तो यूनिटरी क्या है, अब देखिए बेसिक्स की बात आ गई। यूनिटरी क्या है, नॉर्मल मैट्रिसेस क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस क्या है। अब यहाँ से अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप जाकर के उसको देख लीजिए, इससे क्या होगा, क्वेश्चन ऑर्थोगोनल से आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आप अगर एक क्वेश्चन पकड़िए, उसको अच्छे से उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, उससे रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। आप किसी भी क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में कोई भी पेपर बना दे, कितना भी लेंथी बनाने की कोशिश करेगा, वो बनाएगा तो वहीं से बनाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप समझ रहे होंगे कि यूनिटरी मैट्रिसेस क्या होती है। यूनिटरी मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होती हैं, जैसे मैं ये बीटा के इक्वल दिया है तो बीटा बार का ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाए, आइडेंटिटी के। या हम सिंपल आपको जैसे आपके बुक में दिया होगा ए बार का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ जाए, आइडेंटिटी। अगर हम ये दिखा दें तो ये क्या हो जाएगा, यूनिटरी। अब यूनिटरी को समझिए क्या है, ए बार क्या है। ए बार आप समझिए कि कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स आप जानते हैं, जैसे आई होगा, अभी मैं बता देता हूँ, उसी में कॉन्जुगेट मैट्रिक्स समझ में आ जाएगा। और ट्रांसपोज तो आप जान ही रहे हैं, ट्रांसपोज डैश से भी लिखते हैं और ट्रांसपोज टी से भी लिखते हैं। मैं टी डिनोट करूंगा क्योंकि डैश हो सकता है कि आपको स्क्रीन से, बोर्ड से समझने में थोड़ी दिक्कत हो, इसलिए मैंने टी लिखा है। और यहाँ जो बार है मैट्रिसेस पे बार का यहाँ मतलब है कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस हैं और उनका अगर कॉन्जुगेट लेते हैं तो बार से डिनोट करते हैं। कॉन्जुगेट में आप जानते हैं जैसे x प्लस आई वाई है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आई वाई। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मतलब समझ गया आपको क्या दिखाना है, यूनिटरी के लिए यही दिखाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए। तो बीटा दिया हुआ है तो बीटा बार क्या होगा, सीधे देखिए बीटा बार क्या होगा, 1/√3। तो जब इस पूरे मैट्रिसेस पर मैं बार लगाऊंगा तो जब बार टूट करके अंदर आएगा एलिमेंट पे तो 1 का तो 1 ही होगा क्योंकि रियल नंबर है, उस पर बार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन 1 माइनस आई का क्या हो जाएगा, होल बार हो जाएगा। क्लियर है। और 1 प्लस आई का क्या हो जाएगा, बार -1। क्लियर है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। तो 1/3 दैट इज 1। देखिए कुछ लोग दूर से स्क्रीन से ये मत समझ लीजिए कि 1/1 प्लस आई है, नहीं, 1 अलग है। A11 पोजीशन पे, A21 पोजीशन पे 1 प्लस आई का होल बार। अब देखिए बार की प्रॉपर्टी होती है कि अगर a प्लस आई बी का बार है तो आप जानते हैं क्या होता है, a माइनस आई बी। मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको रिवाइज कराते हैं।
तो क्या हो गया 1 प्लस आई और 1 माइनस आई माइनस 1। अब देख रहे होंगे इसके इक्वल है बीटा बार। तो हमें चूंकि इन दोनों मैट्रिसेस के एलएचएस को प्रोडक्ट करके आई दिखाना है, तभी ये यूनिटरी होगा। तो बीटा बार निकल चुका है, अब क्या करना है ट्रांसपोज। तो बीटा बार का हम क्या कर दिए ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, रो को कॉलम बना देंगे, ठीक है। तो रो को कॉलम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस आई और 1 माइनस आई अपान माइनस 1। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, आप देख रहे होंगे कि यूनिटरी दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना होता है, आपको दिखाना होता है बीटा बीटा बार टी का ट्रांसपोज जो होगा वो किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी। तो कैसे होगा वो, चलिए लेकर चलते हैं इन दोनों को। बीटा बीटा बार का ट्रांसपोज इज इक्वल टू लेकर के चलना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखाना है, तभी हमें प्रूफ हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे पहला दिया हुआ है 1/√3 बीटा की वैल्यू और 1 प्लस 1 माइनस आई 1 प्लस आई माइनस 1। और दूसरा क्या होगा 1/3 1 माइनस आई 1 प्लस आई माइनस 1। यहाँ तक ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करिए। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ये स्केलर्स को जो मल्टीप्लिकेशन में है बाहर उनको मैं एक साथ ले ले रहा हूँ। तो 1/√3 1/√3 क्या हो जाएगा 1/3, ये आप जानते हैं अच्छी तरह। अब चलिए लिखिए ऐसे दो मैट्रिक्सेस जिनका ऑर्डर सेम होता है उनको प्रोडक्ट करना इजीली है। तो क्या करना होगा, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 1 हो गया और 1 माइनस आई 1 प्लस आई कितना होगा 1 माइनस आई स्क्वायर। ओके। अब जब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आई 1 माइनस आई 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई। देखिए मैं क्या लिखा हूं 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई। फिर से मैं एक बार चेक कर ले रहा हूं। देखिए 1 × 1 माइनस आई और 1 माइनस आई माइनस 1 प्लस आई, दैट इज प्लस आई, सॉरी दिस इज माइनस 1 प्लस आई। अगर आपको न समझ में आ रहा हो तो आप स्वयं भी कॉपी लेकर मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा। ये सब तो बेसिक्स हैं, 12th के लेवल के आजकल मैट्रिसेस में ही जान लेते हैं हम सब। अब इस रो को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आई और फिर क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस आई और फिर इस रो को इस कॉलम में करेंगे तो 1 प्लस आई 1 माइनस आई, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ उस पोजीशन का 1 माइनस आई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ 1/3, जैसा कि आप देख रहे होंगे आई स्क्वायर कितना होगा -1 होगा। तो -1 माइनस माइनस प्लस प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 3। और ये देखिए यहाँ पर देखिए -1 से +1 कैंसिल, माइनस आई से प्लस आई कैंसिल, मीन्स ये क्या हो गया 0। फिर आई से आई कैंसिल, 1 से -1 ये भी कैंसिल, मीन्स यहाँ क्या आ गया 0। और ये देखिए आई स्क्वायर -1 हो जाएगा प्लस हो जाएगा +1 +1 +1 दैट इज 3। अब इस 3 को मैं अंदर लाऊं तो क्या हो जाएगा, 3 को जब अंदर लाएंगे तो 1 0 0 1, ये किसके इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने प्रूफ कर दिया तो यही मैंने दिखा दिया कि ये मैट्रिसेस कैसी है यूनिटरी। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में लिखना होगा कि फॉर एनी मैट्रिसेस टू बी यूनिटरी this condition must be followed, that is beta beta bar का transpose is equal to identity and we have shown that as like way। okay? तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। मैं पीछे हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लीजिए कॉपी पे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर मैं 8 को सोल्यूशन दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए इसके पहले कि अगर 7 में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। देखिए फर्स्ट का मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिया है, मतलब शॉर्ट आंसर चल रहा है, सेक्शन ए का देख ही रहे। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस अगर ए और बी हो तो हमें दिखाना है ए बी सिमेट्रिक होगा। और मैंने देखा वहाँ एक क्वेश्चन में कमी है, पूरा नहीं किया है, इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी है, ये पॉइंट वहाँ ऐड होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिसेस होती हैं तो क्या होगा, आप जानते हैं कि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा
और बी किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज के। सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं, अपने रो कॉलम को अगर इंटरचेंज कर दें तो मैट्रिसेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ए बी को सिमेट्रिक दिखाना है, इफ एंड ओनली इफ, तो आप जान गए हैं कि दोनों साइड लेके चलना है। एक बार ए बी सिमेट्रिक लेकर चलेंगे, ये दिखाएंगे, ये लेके चलेंगे, इसको दिखाएंगे। तो कैसे करते हैं देखिए ध्यान से। तो लेट हम मान लिए ए बी सिमेट्रिक। अगर ए बी हमारा सिमेट्रिक हो गया तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी की ट्रांसपोज। ओके, अब ए बी का ट्रांसपोज ये आप अच्छी तरह जानते हैं, ये क्या होगा, रिवर्सल रूल जैसे पढ़े होंगे आप। ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो पीछे से चलेंगे, बी ट्रांसपोज और क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज। ये नोट कर लीजिएगा, दे सकते हैं आप रीजन बी। और बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के। मतलब ए बी किसके इक्वल हो गया, ए बी इक्वल टू बी ए। हैंस हमने ये दिखा दिया कि ए बी अगर सिमेट्रिक हो, ए बी सिमेट्रिक हो, देन ए बी किसके इक्वल होगा, बी ए। ओके, पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, मैं इसको क्लीन करता हूँ। तो दूसरा पार्ट इसका प्रूफ करते हैं, ए बी इक्वल टू बी ए लेके चलेंगे और इसको दिखाएंगे। देखिए मैंने क्लीन कर दिया है। अब दूसरा वाला पार्ट करना है तो कैसे करेंगे, लेट ए बी किसके इक्वल है, बी ए के। अगर ए बी बी ए की इक्वल होगा तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए ए बी इक्वल टू बी किसके इक्वल है, बी ट्रांसपोज के इक्वल है। ए किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज की इक्वल है। फिर ए बी इज इक्वल टू, अब इसको क्या लिख सकते हैं, अभी आपने देखा मैंने ए बी का होल ट्रांसपोज लिखा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मतलब इक्वलिटी है। तो मैं इसको भी इस तरह लिख सकता हूँ, कैन बी राइट। तो इसको अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ए बी का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज बाई दिस फार्मूला। तो ये यहाँ से ये किसकी डिफिनीशन है, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ए बी इक्वल टू ए बी का होल ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इज सिमेट्रिक, हैंस ए बी इज सिमेट्रिक। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा दिया है। अगर इसकी कोई भी इससे पहले की क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिएगा, जरूरत पड़ी तो मैं फिर से वीडियो बना के आपको समझा सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। हाँ, वन मोर थिंग मैं इतना कहूँगा कि जैसे अगर आप क्वेश्चन लगाते हैं तो आने वाले एग्जामिनेशनों को क्वेश्चन को आप अपने आप पढ़ सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये पहले से जान जाएंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में ए बी सिमेट्रिक हो सकता है, क्वेश्चन वहाँ पर जो न्यू पेपर बने उसमें भी आप कह सकते हैं कि वहाँ लिख दें हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन करके क्वेश्चन पूछ दे कि ए और बी हर्मिशियन मैट्रिसेस हो तो क्या होगा, इस तरह कोई प्रोडक्ट हो, इनका सम हो, ए प्लस बी हो, तो क्या वो सिमेट्रिक होगा या हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। मतलब क्वेश्चन को बनाना वहीं से होता है, केवल आपको क्या करना है, केवल आपको ये ध्यान देना है कि जब आप एक कॉन्सेप्ट सीखिए उससे रिलेटेड वहाँ पर कई कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए, तब आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सभी के डिफिनेशंस आने जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर मैं 9 देख रहा था, वो भी आपकी बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं उसको सोच रहा हूँ स्किप कर दूँ, क्योंकि मैं उन्हीं क्वेश्चनों को कराना चाहता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन जिसमें कुछ टेक्निकलिटी है। अब उसमें पूछ रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक रूट होंगे वो आइदर प्योरली रियल होंगे, इमेजनरी होंगे। ये तो आपको बुक में मिल जाएंगे, वेरी इजिली मिल जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ उसको स्किप कर रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 आप देख रहे होंगे मैट्रिसेस से क्वेश्चन है। जैसा कि देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से पूछा है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, कैलेमेट्री थ्योरम, ये सब आपको मालूम होना चाहिए जब आप पढ़ रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को पकड़िए तो आप इससे रिलेटेड कई टॉपिक को वहीं से आसपास समझ लीजिए कि वो क्या है। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप अच्छी तरह जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू क्या लेके चलते हैं, ए माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू क्या लेकर के चलते हैं, 0। अब एक्स क्या है, वेक्टर्स हैं आप जानते हैं, और लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यू है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। तो ए माइनस लैम्डा आई दैट इज, ए में से लैम्डा अगर हम सबस्ट्रैक्ट करेंगे, अब लैम्डा आई कहाँ से करते हैं सबस्ट्रैक्शन, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो अच्छी तरह जानते हैं लैम्डा कहाँ होगा, डायगोनल्स पे हो गए एलिमेंट। तो डायगोनल के एलिमेंटों को हम क्या कर देंगे, माइनस लैम्डा 1 -1
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इस तरह के मैट्रिसेस को सॉल्व करना आप अच्छी तरह जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस में इनको जब सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस लैम्डा, सॉरी यहाँ पर मैंने मैट्रिसेस बना दिए, यहाँ पर डिटर्मिनेंट बना दीजिएगा आप, ठीक है। तो 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा और क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 0 डेट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 डेट इज लैम्डा माइनस 5 लैम्डा प्लस 7 इक्वल टू 0। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जिसमें लैम्डा क्या है, कोई भी आइगन वैल्यू आप समझ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप समझिए कि आपको क्या पूछा था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछा था, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने बना दिया है, आप देख रहे होंगे। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में देख रहे थे a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 लेके चलना था, और मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे मैंने x लिखा है वो गलत है, जैसे कि आप जान रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या मिल रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछ रहा है। अब लॉन्ग में ऐसे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, लॉन्ग में से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेरीफाई करिए, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं हर साल कि वेरीफाई ए सेटिस्फाइज, मतलब वेरीफाई करिए जो मैट्रिक्स है वो सेटिस्फाई करेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दूसरा पूछ सकता है कि ए इनवर्स निकालिए। तो देखिए अगर वेरीफाई करना होगा तो आपको क्या करना होगा, लैम्डा को रिप्लेस करना होगा बाय द मैट्रिसेस। तो आपको मैट्रिसेस क्या मिल जाएगा, जहाँ कहने हैं मैथड थ्योरम से लैम्डा को किससे रिप्लेस करेंगे, उस मैट्रिक्स से ही। तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 इक्वल टू 0। अब आपको ये वेरीफाई करना है तो ए की वैल्यू रख करके एलएचएस में ए स्क्वायर निकाल लीजिए, माइनस 5a प्लस 7 इनको ऐड करिए, 0 इक्वल आ जाए, 0 मतलब 0 मैट्रिसेस के, तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। और दूसरा पार्ट मैंने कहा था कि ए इनवर्स पूछ देता है, इसी से क्वेश्चन बनता है लॉन्ग में, या कह सकते हैं शॉर्ट आंसर में। तो अगर हम कहना चाहें कि ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, आप क्या करिए, ए इनवर्स यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप ए इनवर्स यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए इनवर्स यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स 5a इनवर्स और 7a इनवर्स इक्वल टू 0। मतलब ये मत करने लगे यहाँ से a का इनवर्स निकालने लगे, आपको यहीं से निकालना होगा। तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और प्लस 7a इनवर्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करिए, a इनवर्स को एक साइड कर लीजिए, बाकी 5 माइनस 5 को लेफ्ट राइट साइड में ले जाइए और a को राइट साइड में ले जाइए, आपका a इनवर्स निकल जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके शॉर्ट और वेरी लॉन्ग बना रहा हूँ कि यहाँ पर तो 2 ऑर्डर का दिया, वो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स दे देगा, आपको करना होगा। आई होप कि आपको 1 से 10 तक के सोल्यूशन समझ में आए हो। ये सेक्शन ए है, सेक्शन बी की भी क्वेश्चन मैं शुरू कर रहा हूँ। सेक्शन बी के आपके सेकंड पार्ट में आपको मिलेगा। जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहा हूँ, मैं उनसे कहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। उनको आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब मैथमेटिक्स के जो भी पेपर्स हैं उनका मैं क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। साथ में जल्द ही मैं उसके थ्योरी पेपर भी अप्लाई करूँगा, लेकिन समय चूँकि उस तरह नहीं है तो मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व कराना इम्पोर्टेंट समझता हूँ। अगर आप केवल क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं तो मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि आप 4-5 साल के पेपर को अच्छी तरह सॉल्व करके उनकी बेसिक्स को समझ लेते हैं तो आप 70 से 80% जो है नंबर अपने सब्जेक्ट में ला सकते हैं वेरी इजीली। और बाकी जो मेहनत करते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, तो आपको 90% के एवब भी नंबर मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि मिला नहीं है किसी को। तो आज इसी के साथ मैं अपने सेक्शन ए का जो फर्स्ट पार्ट है उसे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। और मेरे जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो नए व्यूवर हैं, मैं उनसे कहूँगा कि मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन बच्चों तक भी पहुँच सके जिनको इसकी ज़रूरत है। और देखिए, मैंने बताया था पिछली वीडियो में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कि भाई शेयर करने से, अपने नॉलेज को शेयर करने से क्या होता है, नॉलेज इंक्रीज करता है। तो आप ज़रूर इसे शेयर करें, लाइक करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। इस तरह की वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत होती है, गर्मी का सीज़न चल ही रहा है। अगर आपका मोटिवेशन मिलता रहेगा तो मैं इस तरह का वीडियो ज़रूर बनाता रहूँगा। और जल्दी ही मैं बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की जो भी पेपर हैं उनका सारा थ्योरी का सॉल्यूशंस में थ्योरी पूरा मैं दूंगा उसका विथ क्वेश्चन ईयर वाइज सॉल्व कराते हुए। अभी मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जैसे पढ़ा रहा हूँ तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जैसे पहला चैप्टर
चल रहा है वो जल्दी ही तीसरे लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ही ख़त्म होगा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैम और गेट और CSIR नेट के क्वेश्चन कराने के बाद जो आपके यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चन होंगे उनको मैं करा दूंगा। इससे आपका उस चैप्टर में पूरी तरह कर सकते हैं कंट्रोल हो जाएगा। उसी तरह मैं BSc के अदर भी जो पेपर हैं उन पर भी अपना काम शुरू करूंगा। फिलहाल आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।